अच्छा जैसे कल हमने जो था दो तो हमने पढ़ लिए थे, एक तो हमने हेरोइन को पढ़ा और फिर हमने अल्कोहल का इफेक्ट जो था ह्यूमन बॉडी पे पढ़ लिया। अब हम स्मोकिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्मोकिंग है, इससे स्मोक के अंदर हमने पढ़ा कि देयर आर मोर देन 4000 केमिकल्स, जिनमें से 50 जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। तीन उसके अंदर जो है वो मेजर है, जैसे निकोटीन है, टार है और देन फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन तीनों को हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद निकोटीन। अच्छा, निकोटीन को अगर आप देखिए तो निकोटीन एक एडिक्टिव ड्रग है। इसके बारे में दो चीज आपको याद रखनी है, स्टिमुलेंट ड्रग और दूसरा हाईली एडिक्टिव। पहली चीज तो आप याद रखिए कि जो निकोटीन है एक स्टिमुलेंट ड्रग है। बीइंग स्टिमुलेंट ड्रग, ये जो नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, हार्ट बीट को तेज करती है, और जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट कर देती है बॉडी सिस्टम्स को। क्योंकि असल में होता ही है कि निकोटीन जो है ये एक हार्मोन को रिलीज करती है, एड्रेनालिन को। जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनालिन का फंक्शन ही यही है कि ये बॉडी के अंदर जो है एक तो हार्ट बीट तेज करता है, ब्लड फ्लो तेज करता है। इसलिए फिर हम ये कहते हैं कि जो निकोटीन है एक स्टिमुलेंट ड्रग है। लेकिन ये स्टिमुलेंट ड्रग जो होती है ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है या जो स्टिमुलेशन है वो वक्ती तौर पे करती है, नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन। लेकिन जाहिर है कि जब निकोटीन जो है बॉडी के अंदर कम होनी शुरू होगी तो उसके बाद जो नर्वस सिस्टम होता है वो डल होना शुरू हो जाता है। आप यही देखिए कि इसी वजह से फिर ये डिजायर पैदा करती है टू स्मोक मोर। ये जो लोग चेन स्मोकर होते हैं उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि अगर वो सिगरेट पी लेंगे तो वो स्टिमुलेंट ड्रग है, एड्रेनालिन रिलीज होगी, फौरी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो हार्ट बीट तेज होगी तो वो फौरी एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर वो सिगरेट नहीं पीते तो इसका मतलब ये होता है कि वो डल हो जाते हैं। और इसी वजह से नॉर्मली जो होता है कि उनकी ये डिजायर होती है टू स्मोक मोर। और यही वजह है कि ये एडिक्शन कॉज करती है। क्योंकि अमूमन इसके अंदर ये होता है कि इससे भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कल कि जो हेरोइन है या उसके अलावा अल्कोहल है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसको छोड़ने से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में हमने पढ़ा था, फिर उसके अंदर जो है इरिटेशन होती है, देन उसके अलावा जो है चिड़चिड़ापन जो होता है, वॉमिटिंग बाज़ औक़ात हो जाती है, कोल्ड फ्लैश जो है, ठंडे पसीने आना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी जो है वो फील की जा सकती हैं कि जो लोग निकोटीन के आदी होते हैं, सिगरेट नोशी के आदी होते हैं, वो हाईली एडिक्टिव होते हैं। इसके एक स्टिमुलेंट ड्रग है, उनका नर्वस सिस्टम वक्ती तौर पे जो होता है वो बढ़ा देती है, लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है अगर इसे इस्तेमाल ना किया जाए तो बॉडी डल हो जाती है, नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए जो लोग जो है वो निकोटीन के आदी होते हैं, ये उनको एडिक्ट कर देती है, उसका इसकी डिजायर जो होती है वो उनमें बढ़ती चली जाती है। देन स्टिमुलेंट ड्रग और हाईली एडिक्टिव के अलावा इसका एक और नुकसान भी होता है कि ये बॉडी के अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन है उसको तेज करती है, increases the process of clot formation। जो ब्लड होते हैं उनके अंदर क्लॉटिंग के प्रोसेस को ये बढ़ा देती है, और वो जो क्लॉट्स होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। फिर जाहिर है कि क्लॉट्स अगर बनते हैं तो ये हार्ट प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर की वजह भी बन सकते हैं। तो इसलिए इसका एक बड़ा नुकसान ये भी आ जाता है कि निकोटीन जो होती है ये फैटी सब्सटेंसेस जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उनकी फॉर्मेशन जो होती है उसको ज्यादा कह लीजिए कि विस्कस कर देती है, थिक कर देती है। देन जो ब्लड वेसल्स होती है उनको नैरो कर देती है, क्लॉट फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स होती है वो भी इससे हो सकती है। देन उसके बाद टार को अगर आप देखिए, टार जो है ये भी सिगरेट के अंदर एक ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस है।
ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस। अभी जो ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस है, अक्सर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आप ये देखिए कि उनके जो नेल्स होते हैं वो इसी की वजह से स्टेन हो जाते हैं, उनके जो लिप्स होते हैं, उनके दांत जो है वो स्टेन हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टिकी सब्सटेंस है, इसलिए उनके दांतों पे, उनके लिप्स पे या उनके जो नेल्स होते हैं उस पे ये चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, और इसी वजह से उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, फिर उसके अलावा इसका दूसरा जो इफेक्ट होता है कि ये पैरालाइज कर देता है सीलिया को, जो कि ट्रैकिया के अंदर होते हैं। पैरालाइज सीलिया। अब ट्रैकिया के अंदर जो सीलिया यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, जब वो पैरालाइज हो जाएंगे तो वो मूव नहीं करते। अब जाहिर है कि इन्हीं की मूवमेंट से क्या होता है, म्यूकस को बाहर धकेला जाता है, जिससे पैथोजन वगैरह जो होते हैं वो अंदर नहीं आते। अब अगर ये पैरालाइज हो गए तो फिर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी पैसेज, और इस वजह से फिर यहाँ पे जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस प्रोडक्शन जो होती है वो ज्यादा शुरू कर देते हैं। अब जब म्यूकस यहाँ पे बढ़ जाएगी तो फिर जाहिर है कि इसको यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, उसको हटाने के लिए फिर इनको कफ शुरू हो जाती है, कफिंग जो होती है उसको अक्सर हम नाम देते हैं स्मोकर्स का। तो जो स्मोकर्स कफ की असल रीजन होती है वो यही आ जाती है कि ये सीलिया या तो पैरालाइज हो जाएंगे या बर्न हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, उसको हटाने के लिए अक्सर वो हर वक्त खांसते रहते हैं। तो अब तीसरा इसका बड़ा नुकसान कि चूंकि ये स्टिकी मटेरियल है, ये स्टिकी मटेरियल जब लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं उनकी वॉल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, वहां पे इलास्टिन प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। और जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अलावा ये स्टिक होना शुरू हो जाता है अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग्स होती हैं उनके ऊपर, और वहां पे ये म्यूटेशन कॉज करता है डीएनए के अंदर। जब म्यूटेशन हो जाती है डीएनए के अंदर तो वहां पे अमूमन जो होता है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस शुरू हो जाती है, जो कि लंग कैंसर का बाइस बनती है। तो एक इसका नुकसान ये भी आ गया, इट कॉजेज लंग कैंसर। माउथ कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसमें किसी भी हिस्से के ऊपर जो है ये प्रोसेस हो सकता है ड्यू टू म्यूटेशन इन डीएनए के लंग कैंसर, या उसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं उनका कैंसर भी हो सकता है। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि कार्सिनोजेनिक केमिकल है जो कैंसर कॉज करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा देखिए, अमूमन हम ये देखते हैं कि जहां पे प्रॉपरली कोई चीज बर्न नहीं होती, क्योंकि जहां पे तो प्रॉपर बर्निंग हो रही होती है वहां पे जो कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जहां पे इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है, तो सिगरेट जो होता है उसमें बर्निंग नहीं होती, कंबशन होता है बेसिकली वहां पे, कि वो चीज कंबशन की वजह से जब वहां पे प्रॉपर बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता तो इंस्टेड ऑफ producing carbon dioxide, cigarette smoke also produces carbon monoxide. तो इनकम्प्लीट बर्निंग से वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इसका नुकसान क्या होता है कि जाहिर है कि जो स्मोकर होता है वो भी इसको इनहेल कर रहा होता है, और जो फिर पैसिव स्मोकर्स होते हैं, अब पैसिव स्मोकर्स कौन से लोग होते हैं, जो खुद सिगरेट नहीं पीते बट दे टेक्स द साइड स्ट्रीम्स ऑफ स्मोकर्स, के जो स्मोकर्स होते हैं उन्हीं का धुआं जो होता है वो भी इनहेल कर लेते हैं। तो इन लोगों के अंदर जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं दे आर आल्सो हैविंग 30% चांसेस ऑफ गेटिंग
लंग कैंसर की, क्योंकि जाहिर है कि ये भी टार है, निकोटीन है, निकोटीन तो खैर कम आ रही होती है, लेकिन टार और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो होती है ये भी उसको इनहेल कर लेते हैं, तो इसीलिए ये सोशली अनएक्सेप्टेबल है। आप ये देखिए पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो सिगरेट होता है पीना मना होता है, तो किसी भी जगह पे आप चले जाएं पब्लिक प्लेसेस पे जो सिगरेट क्यों नहीं पीने देते, सोशली अनएक्सेप्टेबल का मतलब ये होता है कि जाहिर है कि ये बाकी लोगों को भी नुकसान देता है, जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, जो लोग स्मोक नहीं करते, ये उनको भी कैंसर कॉज कर सकता है, तो इसलिए ये अमूमन प्रोहिबिटेड होता है ऐसी एरियाज के अंदर। फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये पहली बात तो ये कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको डैमेज करता है। दूसरा अक्सर हम ये देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी जो एबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की, दैट इज 250 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो जाहिर है कि फिर ये हीमोग्लोबिन पे खुद अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देता, तो बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाती है, तो रेस्पिरेशन रेट लो हो जाएगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, सेल डेड होने शुरू हो जाएंगे बाज एरियाज के या हमारे ऑर्गन्स के। देन खास तौर पे इसका जो नुकसान होता है वो फीमेल्स के अंदर होता है, और खास तौर पे ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि अगर वो स्मोक करती हैं तो उनके ब्लड के जरिए ये निकोटीन या बाकी चीजें जो होती हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, स्टार्ट्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द फीटस, और जब वहां तक ये कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेवल करती है तो अक्सर फिर क्या होता है कि अमूमन जो ये बच्चे होते हैं ये स्टंट ग्रोथ शो करते हैं, या अमूमन स्टिल बर्थ शो करते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है बाद का, क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो उनको फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। अंडरवेट बेबीज, इनका वेट कम होता है, अंडरवेट हो सकते हैं, स्टंट ग्रोथ हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकती है, या इनको ब्लू बेबीज भी कहते हैं कि जब ये पैदा होते हैं तो अक्सर इनकी बॉडी पर्पलिश होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाली प्रॉब्लम्स जो है वो अमूमन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर स्मोकिंग से हो सकती है, निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं ये भी हमने पढ़ लिया, ड्रग्स वाला भी एंड हो गया, मेरा ख्याल है कि O2 का भी हमारा जो सिलेबस है वो एंड हो गया है। अब हमारा जो सिलेबस है वो O3 में हम चलते हैं। देख लीजिए कुछ चैप्टर है तो नहीं क्या O2 का? वेट होगी जी सर, बात सुनने की भी हो रही है, सर क्यों हो रही है? चलिए अभी हमने आज स्मोकिंग पढ़े, ठीक है, ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। अच्छा जी, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 4 चैप्टर्स रह गए, ठीक है, हमारे सिलेबस के, उसमें एक तो जो इकोलॉजी का है, दूसरा फिर 2 चैप्टर्स है रिप्रोडक्शन के, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और एक चैप्टर हमारा रह गया इनहेरिटेंस का। ये 4 चैप्टर्स के बाद हमारा सिलेबस जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो अभी चूंकि हमने O1 O2 दोनों खत्म कर लिए, हम सबसे पहले आप बता दीजिए कौन सा चैप्टर शुरू करना है आप लोगों ने, इकोलॉजी शुरू करवाऊं या इनहेरिटेंस? जी बेटा जो ऑनलाइन है वो बता दें मुझे। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बताओ बेटा। हेलो सर आपका क्या सर आपका क्या सवाल था? मैं पूछ रहा हूँ कि पहले इनहेरिटेंस शुरू करवाऊं या इकोलॉजी? सर पता नहीं। कोई भी करवा दूं? हाँ जी। चलिए ठीक है। अच्छा जी, फिर हम तरतीब से ही आते हैं, तो सबसे पहले तो फिर आता है इकोलॉजी वाला, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी।
अच्छा, अब पहले तो हम ये देखते हैं कि इकोलॉजी जो है क्या, या इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं। अब इसके दो चैप्टर्स हैं। एक तो सिंपली आप ये देखेंगे कि जो रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द एनवायरनमेंट है और इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इकोसिस्टम। तो पहला हम पढ़ते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ relationship of organisms with each other and with their environment। जितने भी ऑर्गेनिजम्स में, लाइक अगर आप देख लीजिए प्लांट्स हैं और प्लांट्स के साथ एनिमल्स, इवन देन उसके बाद आप डिकम्पोजर भी अगर आप देख लीजिए अपने माहौल के अंदर, तो आप देखिए ये सारे आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इस माहौल के अंदर प्लांट्स होते हैं अपना फूड खुद बना सकते हैं, हालांकि अपना फूड खुद बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं, मीन लाइक इनसे वाटर भी ये ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनसे ले रहे होते हैं। तो अगर ये सारी चीजें इन्हें ना मिले, मतलब न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह ना मिले, तो ये अपना फूड नहीं बना सकते। प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। उसके बाद जो एनिमल्स है वो तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते ही होते हैं, क्योंकि इन्होंने इनसे ऑक्सीजन भी लेनी है और इनसे फूड भी लेनी है। फिर उसके बाद एनिमल आपस में भी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट खाते हैं, जो उसके बाद कॉर्निवोर्स हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, ओमनिवोर्स दोनों चीजों को खा लेते हैं। देन ये प्लांट्स और एनिमल्स जब सारे डेड हो जाते हैं, उसके बाद इनको कौन डिकम्पोज करते हैं? डिकम्पोजर्स। और ये जो डिकम्पोजर्स हैं इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह। तो ये क्या करेंगे जी, फाइनली इनकी बॉडीज को डिकम्पोज करके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकल करके वापस सॉइल के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर भेजते हैं। तो देखिए ये सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि इकोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनका आपस में रिलेशनशिप, और उसके बाद इनका इनकी एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है। अब देखिए एनवायरनमेंट के साथ इनका रिलेशनशिप कैसे आ जाता है। लाइक प्लांट्स पे आप देख लीजिए, लाइट कहां से ले रहे हैं? अपनी एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। उसके बाद जो है वो एक टेम्परेचर जो है वो पीएच जो होता है सॉइल का वो आ गया। एयर, उससे आप कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी, इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो अब ये देखिए कि इस तरह हम ये देखते हैं कि ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अपनी एनवायरनमेंट के साथ भी इनका एक रिलेशनशिप जो होता है वो मौजूद होता है यहाँ पे। तो इन सारी चीजों की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब उसके बाद जब हम एक इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, ये देखना चाहिए कि इकोसिस्टम्स क्या होते हैं। तो इकोसिस्टम को देखने से पहले आपने कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो उसका सबसे छोटा, सबसे पहला यूनिट कौन सा होता है? स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब ये होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कह लीजिए, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स living at a same place at a same, sorry, ये population की वजह क्या? A similar type of organisms which can interbreed to
प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड कर सकते हो और फर्टिलाइज होके वो अपनी जो औलाद पैदा करते हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, आगे वो भी फर्टाइल हो, मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा कर सके, वो आगे जो उनकी औलाद है वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा कर सके, और ये कंटिन्यूटी अगर रहती है तो दे आर कॉल्ड स्पीशीज। ठीक हो गया? अच्छा, अब उसके बाद अमूमन होता ये है कि हर जो स्पीशी होता है उसका एक हैबिटेट होता है जहां पे वो रहता है। तो हैबिटेट का मतलब होता है द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। जिस जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रहता है उसको आप क्या नाम देते हैं? हैबिटेट का नाम देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देखिए, मछलियां जो होती है वो पानी में रहती हैं, बर्ड्स जो होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। तो इस तरह ये जिस जगह पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट है। अच्छा, अब स्पीशीज जो होते हैं ये अमूमन एक ग्रुप की शक्ल में मौजूद होते हैं किसी भी जगह पे। तो किसी भी जगह पे एक ही तरह के जो स्पीशीज हैं वो एक ही वक्त में एक ही ग्रुप की शक्ल में अगर मौजूद हो तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन का मतलब है सेम टाइप ऑफ organisms living at a same place at a same time। एक वक्त में एक ही जगह पे जो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में रहते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं। मिला के जैसे आप देख लीजिए जी, ये एक फार्म हाउस है। तो 2015 के अंदर यहाँ पे 200 कैमल थे, और कैमल सारे एक ही तरह के होंगे तो ये एक पॉपुलेशन होगी। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आते हैं जी कम्युनिटी में। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशंस आर लिविंग टुगेदर एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम। अब इसी फार्म हाउस के अंदर 2016 में अगर फर्ज कीजिए यहाँ पे 200 कैमल्स, 500 गॉट, 300 hen और 200 जो है वो मैंगो प्लांट्स हैं। तो दीज आर डिफरेंट पॉपुलेशंस। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं वो एक खास वक्त में एक खास जगह पे इकट्ठी रहते हैं तो दे मेक कम्युनिटी। अब कम्युनिटीज जो होती हैं, व्हेन डिफरेंट कम्युनिटीज कंबाइन टुगेदर दे मेक इकोसिस्टम। कम्युनिटीज क्या बनाती हैं? एक इकोसिस्टम बना देती है। यानी इकोसिस्टम से मुराद क्या होती है? जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज मिलकर इकट्ठी रह रही है। अब देखिए, जो एक ट्री है ये एक इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड ये भी एक इकोसिस्टम है, एक रिवर एक इकोसिस्टम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये भी क्या है? एक इकोसिस्टम। तो आप याद रखिए, इकोसिस्टम एक ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके रहती है। रफ में बहुत सारी कम्युनिटीज होगी, जैसे वहां पे बैक्टीरिया भी है, एफिड्स भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, स्पैरोज भी हैं, हॉक भी है, स्नेक भी है। ठीक है? तो आप देखिए बहुत सारे जो पॉपुलेशंस हैं वो इकट्ठी थी, वो उन्होंने कम्युनिटी बनाई और वो कम्युनिटीज मिलके वहां पे क्या बना रही है? एक इकोसिस्टम बना रही है। अब दुनिया के जितने भी इकोसिस्टम है, ट्री है, पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, रिवर्स हैं, डेजर्ट हैं, टुंड्रास हैं, ये सारे मिलके जो है वो एक लेयर बनाते हैं जिसे आप नाम देते हैं बायोस्फीयर।
तो बायोस्फीयर का मतलब, बायो में लाइफ होती है, स्फीयर मीन कि हमारी अर्थ के ऊपर हर वो जगह जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, पहाड़ हो, समंदर हो, जमीन हो, डेजर्ट हो, जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है वो जगह क्या कहलाएगी? बायोस्फीयर। क्लियर हो गया? और बायोस्फीयर के अंदर क्या होते हैं? इकोसिस्टम्स होते हैं। और इकोसिस्टम जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? कम्युनिटी से। ये बात क्लियर होगी? चलिए अब फर्दर इंशाल्लाह फिर हम जो है वो कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक इकोसिस्टम के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और कौन से फैक्टर मिलके एक इकोसिस्टम जो है बना।